Hello everyone, welcome back to my channel and today we are doing class 10th history chapter the age of industrialization। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये स्पेसिफिकली आरबीएससी के लिए होने वाला है बिकॉज सीबीएसई में चैप्टर आता नहीं है। तो ये चैप्टर इसलिए किया जा रहा है, वैसे तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिलेबस तो हमें करना ही था, बट इस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा इसका, कैसे छोटे क्वेश्चन आंसर किए जाए जैसे एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, फिलअप वगैरह, और कहाँ आंसर ढूंढे जाए, बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ पे आंसर मिलेंगे, कौन सा पार्ट हमें स्किप करना है, कौन सा पार्ट हमें कैरी करना है, यानी कौन सा पार्ट पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम के लास्ट मंथ के अंदर, जैसे अगले मंथ एग्जाम है तो लास्ट मंथ में अभी मुश्किल से 20 दिन भी नहीं बचे हुए, तो 20 दिन के अंदर हमें पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि छोड़ना क्या क्या है। क्योंकि जब कुछ चीज़ें स्किप करोगे जो काम की नहीं है तो आप उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर पाओगे जो काम की है। अब डिसाइड कैसे करेंगे कौन सी काम की है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी चीज़ें काम की है जो हमें करनी चाहिए। तो चैप्टर शुरू होता है डॉन ऑफ द सेंचुरी के पोस्टर के साथ। ये पोस्टर डिजाइन किया था ईटी पॉल ने, जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है, और ये 1900 में डिसाइड हुआ था। आरबीएससी के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, एक नंबर के जो वेरी शॉर्ट फिलअप और एमसीक्यूज में एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ईटी पॉल ने डिजाइन किया था, पोस्टर का नाम था डाउन ऑफ द सेंचुरी, और इस पोस्टर को डिजाइन किया गया था 1900 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यू वर्ड्स में दिया हुआ ये वर्ड ओरायंट। ओरिएंट भी बोलते हैं, ओरायंट भी बोलते हैं। ये उन बैकवर्ड कंट्रीज़ को रेफर करने के लिए यूज़ किया गया वर्ड था जो कंट्रीज़ मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, जैसे इंडिया, चाइना वगैरह, जैसे जापान हो गया है ना। जापान जैसे कंट्री बहुत डेवलप है ना। इंडिया, चाइना भी डेवलप है, बट उस समय बहुत बैकवर्ड माना जाता था, तो उनको जादू टोने वाली कंट्रीज दिखाने के लिए रेफर किया जाता है इस वर्ड को। इसका मतलब वहाँ पे लोगों में नॉलेज नहीं है, लोग बड़े मिस्टीरियस टाइप के हैं और नॉलेज में बिलीव कम करते हैं। दूसरा पोस्टर इन्होंने रिलीज़ किया था वो था टू मैजिशियंस। ऊपर दिया हुआ है अलादीन जो अपने चिराग से हर चीज़ को बना देता है, लेकिन सिर्फ कहानी में रहती है चीज़ें, और नीचे दिया हुआ एक इंजीनियर जो वेस्टर्न पावर को सिंबलाइज करता है और दिखाता है कि उसने अपनी नॉलेज के बेस पे कितने सारे ब्रिजेस बनाए हैं, कितनी सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, शिप्स बनाए हैं। दोनों तीनों की फोटोज जो है आपको राइट साइड में दी हुई है। अब जब पहला पार्ट आता है चैप्टर का बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहाँ पे हम देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट वर्ड वो है प्रोटो। प्रोटो का मतलब होता है किसी भी चीज़ से पहले का टाइम। अगर इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम देखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ के अंदर, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का समय। यानी कि तीन चीज़ें जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाती हैं। पहली चीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का समय वो है कि जो प्रोडक्शन होता था वो हैंडमेड होता था, यानी मशीन से नहीं होता था। प्रोडक्शन का स्केल बहुत छोटा था, यानी बहुत कम स्केल पे कम क्वांटिटीज बनाई जाती थी, और मेनली प्रोडक्शन घरों में होता था, वर्कशॉप्स के अंदर। फिर इनको फैक्ट्रीज में शिफ्ट किया गया, चीज़ें मशीन से बनने लगी और प्रोडक्ट बनाने का स्केल जो था वो भी बड़ा होने लगा। तो इसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंपल वे में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का फेज, यानी पहले का समय, इट इज़ कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें तो ये जो पार्ट है हम इसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये हाईलाइट होता है क्या। ओके, हाईलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, देखिए 1 सेकेंड। ओके, चलिए हाईलाइट करेंगे, लेकिन हम इसमें उलझेंगे नहीं क्योंकि हमें इस चैप्टर को समझना है। यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इसमें मैं आपको कुछ मार्कर से ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आपको पॉइंटर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले कि जो मर्चेंट्स थे जिनको ब्रिटिश ने काम दिया था मिली कॉटन टेक्सटाइल का, है ना, कॉटन को ओपन करने का, कैसे कॉटन लेके आना है गांव से, तो उसके लिए अधिकतर वो गांव में कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। जब गांव में कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो गांव के जो किसान थे वो इनका काम करने लगे। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, वाई डू द पीजेंट्स सॉरी वाई डू द मर्चेंट्स अप्रोच विलेजेस नॉट द सिटीज़। वो विलेजेस में क्यों गए, सिटी में क्यों नहीं गए। उसका रीजन है गिल्ड। गिल्ड होते थे शहरों के अंदर जो कि प्राइस को कंट्रोल करते थे। और गिल्ड एक्चुअली में क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर गिल्ड्स। तो गिल्ड जो है वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर की एसोसिएशन है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल किया जाता है ताकि किसी भी प्रोड्यूसर को किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस ना हो, इसलिए गिल्ड बनाए जाते हैं। सो आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ गिल्ड यहाँ पे मर्चेंट्स जो थे वो अपने काम के लिए विलेजेस गए, सिटीज़ में नहीं गए थे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो विलेजर्स थे वो उनके लिए काम करने के लिए रेडी क्यों हो गए। तो उसका रीज़न है कि जो विलेजेस, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे उनके पास ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए इन मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए रेडी हो गए। तो ये रीज़न है जो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए, इसके बाद तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं। स्टेपलर जो वूल को उसके फाइबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने का यानी छांटने का काम करता है। फुलर वो है जो पैक करने का काम करता है, जो भी क्लोथ है उनको और ज़्यादा कंप्रेस करता है ताकि छोटे से एरिया में उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और कार्डिंग वो प्रोसेस है जब किसी भी तरह के फाइबर को प्रोसेस करने से पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, एक नंबर के तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और वो है पहला क्वेश्चन, व्हेन डू अर्ली फैक्ट्रीज कम अप। कब आई पहली फैक्ट्रीज और कहाँ आई। मोस्टली तो क्वेश्चन में बोला जाता है कि व्हेन डिड अर्ली फैक्ट्रीज कम अप इन इंग्लैंड, तो आंसर होता है हमेशा 1730s। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन अगले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आता है, और वो है फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा। न्यू एरा का फर्स्ट सिंबल क्या था, कॉटन था। ठीक है, फर्स्ट सिंबल का मतलब होता है कि दुनिया में जो डेवलपमेंट आने लगे इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, वो किसके बाद आने लगे, वो कॉटन के बाद आने लगे, क्योंकि जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज थी वो कॉटन के बाद ही डेवलप होने लगी। ठीक है, इसके बाद आ गया एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है रिचर्ड आर्कराइट का। रिचर्ड आर्कराइट जो है
उन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी, क्योंकि जितना भी प्रोसेस होता था कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, कॉटन टेक्सटाइल बनाने का, वो अलग अलग जगह पे होता था, अलग अलग गांव के अंदर होता था। तो इसको एक जगह लाने का काम किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया, जिसने पहली कॉटन मिल बनाई। ठीक है, अब आरबीएससी में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, बट कौन से आते हैं? जहाँ पे कोई फैक्ट दिया हो। इस पिक्चर में कोई फैक्ट नहीं दिया हुआ, फिगर 4 देखे तो कोई फैक्ट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इस वाले पार्ट में द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। ये कह रहा है कि पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो कॉटन से स्टार्ट हुआ, बट स्लोली कॉटन की जगह आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने स्पीड पकड़नी शुरू कर दी, क्योंकि आयरन और स्टील की ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी। तो कॉटन की जगह आयरन और स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा रैपिडली ग्रो करने लगी। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। ओके, उसके बाद सीधा आता है ये वाला पार्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा ही रिपीटेड तरीके से बोर्ड देता है स्टूडेंट को, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन को किसने इन्वेंट किया? तो यहाँ पे नाम आ रहा है जेम्स वाट। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं न्यू कॉमन और जेम्स वाट के बीच में, तो मैं क्लियर कर दूँ। न्यू कॉमन ने टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं किया था। न्यू कॉमन ने सिर्फ पहला स्टीम इंजन बनाया था, बट उसके बनाए हुए स्टीम इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उस प्रॉब्लम को जेम्स वॉट ने सॉर्ट आउट किया था, उस प्रॉब्लम्स को सही किया था ताकि वो इंजन सही से काम करे। और उसके बाद में इंजन की टेक्नोलॉजी को, स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी को जेम्स वॉट ने ही अपने नाम पे पेटेंट करवाया था, और इन्वेंशन उसी के नाम पे माना जाता है जिसने टेक्नोलॉजी को अपने नाम पे पेटेंट करवाया, और ये हुआ था 1781 में। इसलिए न्यू कॉमन ने से बनाया था, लेकिन जेम्स वॉट ने उस इंजन को अपने नाम पे पेटेंट कराया। तो आंसर हमेशा क्या होगा? जेम्स वॉट। यहाँ पे इस वाले पार्ट में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर स्टीम पावर में ये बता रखा है कि क्वेश्चन आता है हैंड लेबर वर्सेस स्टीम पावर, डिफरेंसेस क्या है? तो स्टीम पावर यानी मशीन से जो चीज़ें बनती थी उनको स्टीम पावर बोला गया है यहाँ पे। तो स्टीम पावर वो चीज़ें हैं जो मशीन से बनी हुई चीज़ें हैं, और उनकी जो फीचर्स है वो क्या है कि एक ही तरह के प्रोडक्ट बनते थे और सस्ते प्रोडक्ट बनते थे, बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म डिजाइन होते थे, जिनके डिजाइन बड़े फिक्स हैं, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म डिजाइन बड़े फिक्स है, सभी के एक जैसे डिजाइन है, तो वो स्टीम पावर से बड़ा आसानी से बन जाते थे। लेकिन अगर चीज़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, अगर वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मशीन काम नहीं करेगी, मशीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, और इसीलिए वहाँ पे हैंड लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी। कुछ और जगह है जहाँ पे हैंड लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे हैंड लेबर रिफाइनमेंट के लिए मानी जाती थी। जो रिच लोग होते थे वो हैंड लेबर यानी हैंडमेड चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते थे। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे किन चीज़ों को हैंड लेबर के थ्रू बनाया जाता था, तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए आपको पॉइंटर दिख रहा होगा, 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस और करीब 500 वेराइटीज़ ऑफ हैमर्स, इनको हैंड से बनाया जाता था, हैंड लेबर के थ्रू बनाया जाता था। और रिच क्लास तो थी ही हैंड लेबर के लिए, क्योंकि हैंडमेड चीज़ों की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती थी, और ये एक स्टेटस सिंबल भी होता था, इसलिए ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते थे। लाइफ ऑफ द वर्कर बहुत अच्छी नहीं थी, लाइफ ऑफ द वर्कर बड़ी बड़ी बुरी कंडीशन में थी, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे थे, और जो लोग गांव से सिटीज़ में आते थे जॉब लेने के लिए, उनको किसी दोस्त के थ्रू ही जॉब मिलती थी। अगर वो डायरेक्टली सिटीज़ में आ गया जॉब के लिए तो उसको आसानी से जॉब नहीं मिलती थी। इसीलिए जॉब, क्योंकि जॉब अवेलेबल कम थी, जॉब सीकर्स ज़्यादा थे, जॉब ढूंढने वाले लोग ज़्यादा थे, इसीलिए जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो गया था इंग्लैंड के अंदर। इसलिए लाइन भी होती है कि विक्टोरियन ब्रिटेन के अंदर जॉब सीकर्स की कोई कमी नहीं थी, एबेंडेंस ऑफ लेबर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है आपका एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, ये है स्पिनिंग जेनी। दिख रहा है आपको यहाँ पे स्पिनिंग जेनी। इसको डिजाइन किया था, इन्वेंट किया था जेम्स हरग्रीव्स ने, और ये डिजाइन और इन्वेंट किया गया था 1764 के अंदर। याद रखना 1764, ये तो 1835 है, इसे फोटो का ड्राइंग का ईयर है, कब ड्राइंग बनाई गई थी, बट कब इसको पेटेंट करवाया गया था वो था आपका 1764। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पिनिंग जेनी के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट दे रखा है न्यू वर्ड्स के अंदर, और यहाँ पे जेम्स हरग्रीव्स और 1764 दिया हुआ जो स्टूडेंट्स को के काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इस चैप्टर को वन शॉट में कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाले, हम एग्जाम ओरिएंटेड इस चैप्टर को कर रहे हैं एग्जाम के पर्पज से, ताकि बच्चों को इस चैप्टर की वो चीज़ें पकड़ में आ जाए जो एग्जाम में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब जहाँ पे भी ब्रिटिश का रूल था वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे फैलने लगा। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल की बात करें तो इंडियन टेक्सटाइल बहुत अच्छी डिमांड में था फॉरेन मार्केट के अंदर, बहुत अच्छी डिमांड थी बिकॉज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक पोर्ट है सूरत, सूरत का पोर्ट है, और सूरत का पोर्ट जो गुजरात में था, गुजरात का सिटी है सूरत, वो किसके लिए यूज़ होता था? वो गल्फ और रेड सी पोर्ट के लिए ही यूज़ किया जाता था। ठीक है, सिमिलरली मसूलीपट्टनम ऑन कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन बंगाल ऑल्सो हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। तो जिस तरह से सूरत पोर्ट को गल्फ और रेड सी पोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता था, उसी तरह से मसूलीपट्टनम जो कोरोमंडल कोस्ट का पार्ट है और हुगली जो बंगाल का पार्ट है, वो दोनों साउथ ईस्ट एशियन यानी आपका चाइना, सिंगापुर, ताइवान वगैरह, ये जापान, कोरिया, इन जगहों के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में बता रहा है, ये वाले पैराग्राफ में, कि पहले यूरोपियन कंपनीज जो थी वो करेंसी यूज़, सिल्वर कॉइन्स यूज़ करती थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यूरोपियन कंपनीज को इंडिया में पावर मिली, यानी ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, तो उन्होंने अब हमारे ट्रेड पे, हमारे कॉटन टेक्सटाइल मार्केट पे स्लोली कब्जा करना शुरू कर दिया। और जो दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे इंडिया में, सूरत एंड हुगली, उनको डीके करना शुरू कर दिया, यानी कि उनका काम बिल्कुल बंद हो गया। एक तरह से वो पोर्ट शट डाउन हो गए, बंद हो गए, कोई यूज़ ही नहीं करता था। उसकी जगह दो पोर्ट इन्होंने डेवलप किए, एक था पोर्ट किसका? बॉम्बे का, और दूसरा पोर्ट था कलकत्ता का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सूरत और हुगली पोर्ट डिकेड एंड बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रुप, ये ब्रिटिश ने डेवलप किए थे। अब आती है कहानी वीवर्स की, इसको रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वीवर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है बच्चों के लिए। क्वेश्चन है, हाउ डिड द कंपनी कंट्रोल द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आरबीएससी में क्योंकि आजकल थोड़े से क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं, पुराने पैटर्न क्वेश्चन नहीं आते, तो इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे हाउ डिड द कंपनी कंट्रोल द इंडियन वीवर्स, कैसे कंट्रोल करते थे। यानी कि वीवर जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट थे टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर। अगर वीवर को कंट्रोल कर लिया तो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रोल में आ गया, ये देखा जाता था। तो किस तरह से कंट्रोल किया उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ पहला रीजन देखिए। पहला रीजन यह था कि कंपनी चाहती थी कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स थे, जो इंडियन वीवर्स का कॉटन टेक्सटाइल खरीदने के लिए रेडी थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उनको कंपनी एलिमिनेट करना चाहती थी। क्योंकि कंपनी के पास में इंडिया का पॉलिटिकल पावर भी था, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने रूल बनाने शुरू करे। दूसरा, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स, सेकंड रीजन है, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। यानी कि आप रूल आ गया कि भाई आप अगर आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप किसी और बायर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और जो वीवर्स थे उनको एडवांस दिया जाता था, किसके थ्रू, गोमस्ता के थ्रू। गोमस्ता एक अलग क्वेश्चन बन जाता है कि हु आर गोमस्ताज। गोमस्ताज कौन थे, कंपनी के एजेंट्स हुआ करते थे। ये कंपनी का एडवांस पेमेंट वीवर्स को ला कर देते थे और उनसे एग्रीमेंट साइन कराते थे कि आपको इतने दिन में हमें तैयार रेडी कॉटन देना है, ठीक है। अगर कोई अपनी डेडलाइन मिस कर जाता, यानी कि वो टाइम पे नहीं दे पाता, तो उसको बहुत सिवियरली फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता था। गोमस्ता अपने साथ में लठैत जो होते हैं ना, गुंडे, उनको लेके चलता था ताकि डर बैठा के लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो आप तीन रीजन देख सकते हो। पहला, कंपनी एलिमिनेट करना चाहती थी एग्जिस्टिंग ट्रेडर को। दूसरा, जो वीवर्स थे, वीवर्स को बाउंड कर दिया कि आप दूसरे किसी के साथ में डील नहीं करोगे, और उनको एडवांस दे दिया गया अग्रीमेंट करवाने के लिए। और ये सारा काम करने के लिए उन्होंने अपॉइंट किसको किया, गोमस्ता को। तो थर्ड पॉइंट देख सकते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ गोमस्तास, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो गोमस्ता से परेशान होकर, कंपनी के एटीट्यूड से परेशान होकर बहुत सारे लोग आसपास के जंगलों में या दूसरे गांव में भाग जाते थे, ताकि क्योंकि मजबूरी मन से काम करवाया जाता था। फिर आता है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर क्या है, इंग्लैंड का एक सिटी है जो सारा कॉटन टेक्सटाइल को प्रोसेस करके फैब्रिक में कन्वर्ट करते थे, यानी कॉटन टेक्सटाइल बना रहे हैं, अच्छे कपड़े बना रहे हैं, और वो इंडिया में आने की तैयारी में है, ठीक है। उसके कपड़े इंडिया में आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, हेनरी बटूलो का 1772 में उन्होंने बोला था कि इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड है वो कभी रिड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स तैयार करते हैं। बट फिर भी रिड्यूस हुआ क्यों, क्योंकि सारा जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो किसके हाथ में चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल था उसकी डिमांड 1811-12 में 33% थी, और वो 1850-51 में कम होकर कितनी होगी, 3% होगी। और ये रीज़न क्या था, क्योंकि कंट्रोल किया गया था हमारे ट्रेड को ब्रिटिश द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ रिड्यूस हुआ था, कुछ चीज़ें बढ़ी भी थी। जैसे जो रॉ कॉटन था वो पहले 31% से बढ़कर 20 सालों के अंदर 50% पे पहुंच गया। यानी जो इंग्लैंड को जो टोटल रॉ कॉटन आ रहा था वो 31% से बढ़कर 50% हो गया, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि वही इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था। और ब्रिटिश जो थे वो रॉ कॉटन लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करना चाहते थे वो इंग्लैंड के अंदर, ना कि इंडिया में तैयार हुआ कॉटन टेक्सटाइल। क्यों, क्योंकि सारा बिजनेस तो कॉटन टेक्सटाइल कन्वर्ट करने में है, और वो बिजनेस ब्रिटिश कमाना चाहते थे। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन जो अंडरलाइन किया हुआ आपके सामने, वो है कॉटन वीवर्स इन इंडिया 10 फेस 2 प्रॉब्लम्स। हमें आपको 3 प्रॉब्लम बताएंगे जो बोर्ड में आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। इंडियन वीवर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो इंडियन मार्केट था, लोकल मार्केट, वो बड़ा श्रिंक हो रहा था। क्यों, क्योंकि जो मैनचेस्टर के जो इंपोर्ट्स थे, सस्ते कपड़े थे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स, वो सारे सारे इंडिया में आ गए थे। इंडियन मार्केट वॉज ग्लटेड मतलब भरा हुआ था। तो कोई दूसरा कपड़ा जो थोड़ा महंगा पड़ता वो लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो वीवर्स कपड़ा बना रहे थे वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता था, क्योंकि हैंडमेड था। दूसरी चीज़, इट वॉज नॉट ईजी टू गेट द सप्लाई, ठीक है। सप्लाई जो था रॉ कॉटन का वो पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सारा का सारा जो था वो ब्रिटेन में जा रहा था। इनफैक्ट हम दो ही में कंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो थर्ड रीजन है जो यहाँ पे आएगा, यूएस का सिविल वॉर चल रहा था, और वहाँ पे जितना भी इंडिया का रॉ कॉटन था सारा वहाँ भेजा जा रहा था, तो इंडिया के वीवर्स को रॉ कॉटन नहीं मिल पा रहा था। ये दूसरा रीजन है, ठीक है। फिर आता है ये वाला पार्ट जिसमें बहुत सारे एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फर्स्ट कॉटन मिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में 1854 में आई, कब, कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर। उसी के साथ पहली जो जूट मिल इंडिया में वो कहाँ पे आई, 1855 के अंदर, बंगाल के अंदर, ध्यान रखना। ये दोनों जो मिल्स थी, फर्स्ट कॉटन मिल एंड फर्स्ट जूट मिल, ये दोनों ब्रिटिश ने बनाई थी, इंडियंस ने नहीं बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे एक और मिल के बारे में कभी कभी बोर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, वो है एल्गिन मिल। एल्गिन मिल आई थी कानपुर में 1860 के अंदर, ठीक है। कानपुर में 1860 के अंदर एल्गिन मिल के नाम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहाँ पे आई थी और कब आई थी। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के कुछ नाम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है 1917 कलकत्ता। पहला एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उनका नाम था सेठ हुकुमचंद। उन्होंने पहली जूट मिल कलकत्ता में स्टार्ट की थी। ये 1855 वाली ज़्यादा कैसे, वो ब्रिटिश ने स्टार्ट की थी और ये इंडियन ने स्टार्ट की थी। तो इंडियन द्वारा स्टार्ट की गई पहली जो कॉटन मिल थी, जूट मिल सॉरी, ये 1917 कलकत्ता में आई थी। देखिए ये है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है 1912 के अंदर पहली आयरन एंड स्टील फैक्ट्री खुली थी जमशेदपुर के अंदर। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी चांसेस है इसके आने के, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में नाम दिया हुआ है कुछ यूरोपियन कंपनीज का, यूरोपियन एजेंसीज का, जो ब्रिटिश के बिजनेस को मैनेज करते थे। ये नाम दे रखे हैं, मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हेल्प मिले। ये है बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयूल एंड जॉर्डन स्किनर, ये भी एक कंपनी है, ठीक है। ये एजेंसीज है जो ब्रिटिश के बिजनेस को हैंडल करने का काम करती थी। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और वो है जॉबर। जॉबर जिस नाम से ही पता चल रहा है उसका काम क्या है, जॉब देना।
जॉब देने के लिए उसको बुलाया गया है। और गुमास्ता के अपोजिट ये बंदा गाँव वाला को बड़ा ट्रस्ट है। गाँव वाले बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं जॉबर को। जॉबर का काम क्या है? जॉबर गाँव के यूथ को फैक्ट्री में जॉब दिलवाने का काम करता है। कंपनी का एजेंट ही है, बट ये गाँव वालों के साथ में बड़ा अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है गुमास्ता के अपोजिट, ठीक है। तो जॉबर इज गुड कैरेक्टर। अगर जॉबर के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू पीपल, and he also helped people to bring workers from village to the cities. He also helped them financially when they are in a problem. जब वो फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में है तो उनकी हेल्प भी करने का काम क्या कर रहा है? जॉबर कर रहा है। तो अथॉरिटी भी है ये बंदा, ब्रिटिश के साथ में अच्छी बनती भी है और गाँव वालों के साथ में काफ़ी अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है ये बंदा जॉबर। इसीलिए गाँव वाले इसकी बात बड़ी जल्दी मान लेते हैं। पार्ट नंबर 5, द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, बट अभी भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मशीन मेड मोड में चली गई हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनाई जा रही हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं इसकी ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट, यानी अभी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी है, यानी सब कुछ फैक्ट्रीज में नहीं बन रहा, कुछ चीज़ें अभी भी जो है वो स्मॉल स्केल लेवल पर बनाई जा रही है, ठीक है। नो क्वेश्चन इज देयर। एक फ्लाई शटल इन्वेंशन याद रखना। 3 इन्वेंशन की बात हमने कर ली है, 3 इन्वेंशन की बात की है। कौन कौन से, उसके बारे में लिख देता हूँ यहाँ पे जो आपको हेल्प करेंगे। देखिए ये 3 नाम है आपके सामने। स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट इन 1781, स्पिनिंग जर्नी बाय जेम्स हारग्रीव्स इन 1764, एंड फ्लाई शटल। फ्लाई शटल का ना डेट दे रखी है बुक में और ना ही इसका इन्वेंटर बता रखा है, बट मैं इन्वेंटर बता दूँ, इसका इन्वेंटर है जॉन के। एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सो डोंट वरी कि इसका इन्वेंटर कौन होने वाला है, ठीक है। अब आ जाता है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट जो है वो मार्केट फॉर गुड्स के बारे में है। अब इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी बता रखी है, जैसे ब्रिटिश लोग इंडियंस के सामने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे और कैसे इंडियन कंपनीज अपने भारतवासियों के सामने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। जैसा कि फोटो से पता चल रहा है, ये एक ब्रिटिश प्रोडक्ट का कवर फोटो है, ड्राई वाटर का, बच्चों के लिए बनाया हुआ है, और यहाँ पे बेबी कृष्णा का फोटो यूज़ किया हुआ है। तो इससे क्लियर होता है कि जो ब्रिटिश है वो यहाँ पे इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की फोटोज़ को यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, और कुछ रॉयल फिगर्स जैसे राजा महाराजाओं की फोटोज़ को यूज़ कर रहा है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टची हों प्रोडक्ट को लेकर। इस और ये ट्रेंड इंडिया में आज तक चला आ रहा है। आज भी गॉड्स और गॉडेसेस को यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, ठीक है। और ताकि लोग उस प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट करें, क्यों? क्योंकि वो गॉड्स एंड गॉडेसेस की फोटो के साथ में आया। और ये लोगों को सिर्फ बहकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी फोटोज, ताकि ब्रिटिश का प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, क्योंकि उनको पता था इंडियन जो है वो बड़े धार्मिक हैं। और दूसरा अपने प्रोडक्ट के पीछे वो मेड इन मैनचेस्टर लिखते थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन मैनचेस्टर लिखते थे, ताकि प्रोडक्ट का ब्रांड बड़ा फेमस हो जाए, है ना। मेड इन मैनचेस्टर जहाँ भी देखेंगे वो ले लेंगे, क्योंकि ब्रांड उनके दिमाग में जम चुका है। वही इंडियन कंपनी, जैसे कुछ और फोटोज दे रखे हैं यहाँ पे, वही इंडियन कंपनी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो स्वदेशी का मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं कि इफ़ यू रियली रिस्पेक्ट योर नेशन यू शुड बाय आवर प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इंडियन जो कंपनीज हैं वो किस तरह का नेशनलिस्ट मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो आंसर होगा उसका स्वदेशी। स्वदेशी का मैसेज लोगों तक पहुँचाने का काम वो कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के स्लोगन्स थे। ब्रिटिश मानते थे इफ़ यू रिस्पेक्ट दीज रॉयल फिगर्स एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस बाय आवर प्रोडक्ट, और इंडियन बोल रहे थे कि इंडियंस का जो स्लोगन था इंडियन कंपनीज का वो था इफ़ यू रिस्पेक्ट योर नेशन केयर फॉर योर कंट्री यू शुड बाय दीज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे फोटो दे रखा है, देखिए ऊपर तो प्रोडक्ट फोटो है ब्रिटिश का बनाया हुआ, जहाँ पे भी देवी देवता के फोटो दे रखे हैं वो सारे ब्रिटिश के बनाए हुए हैं, और नीचे भारत माता का फोटो दिया हुआ है। ये एक अहमदाबाद के मिल का फोटो है जहाँ पे भारत माता को पोर्ट्रे किया गया है, और वो इंडिया के लोगों को, क्योंकि पहनावा से दिख रहे हैं वो इंडियंस हैं, उनको कपड़े देने का काम कर रहे हैं, और एक तरह से उनको सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर होने का संदेश दे रहे हैं कि आप ये यूज़ करेंगे तो ब्रिटिश के जंगल से आज़ाद हो जाएंगे और आपको आज़ादी मिल जाएगी। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, स्वदेशी याद रखना, स्वदेशी का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज इट, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। इसके जो भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं, हम चैट में उस क्वेश्चन का रिप्लाई